हाँ बच्चों, अब हम एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर स्टार्ट करते हैं। हमने एक इंडक्टर कॉइल लिया जो प्योर इंडक्टर है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और साथ ही हमने ये जो कंडक्टिंग वायर्स लिए हैं ये भी प्योर कंडक्टर हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हमें पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा। तो सर्किट में केवल इंडक्टेंस का ही इफेक्ट काउंट होगा। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल हर समय 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा अपोजिशन इंडक्टर कॉइल करेगा। तो यहाँ पर E की जगह हमने -L di/dt रखा। तो यहाँ से अब देखिए, हमने हर कैपेसिटिव हर AC सर्किट के लिए 9 चीज़ें देखनी थी, जिसमें पहला सर्किट डायग्राम हो गया, EMF इक्वेशन हो गया, और अब हम इसमें करंट इक्वेशन लाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ट्रांसपोजिशन करके क्या लिखा, L di/dt इक्वल टू E, और E क्या है हमारे पास में, E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ से di का वैल्यू E/L साइन ऑफ ओमेगा t dt रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में dt टाइम में करंट का चेंज di है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे E0/L तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन आएगा, और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा होता है, और यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट चूंकि इस इक्वेशन में जुड़ा है तो इस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी करंट होना चाहिए। और अब ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो करंट के डायमेंशन रखता है, चूंकि ये सर्किट एसी है जिसमें कांस्टेंट करंट है ही नहीं, तो आई डैश यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो हमारे पास में करंट का पीक वैल्यू जो रहा वो E0/L ओमेगा है। तो यहाँ पर करंट हमारे पास में आ गई -I0 cos ओमेगा t, जहाँ पर I0 की वैल्यू हमें ध्यान है बच्चे E0/L ओमेगा है। ठीक है, अब हम EMF इक्वेशन और करंट इक्वेशन का साइन कर्व देखते हैं। तो करंट इक्वेशन कॉस के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन t इक्वल टू 0 पर करंट नेगेटिव है। तो ये -I0 0 I0 0 और -I0, मतलब करंट का कर्व हमारे पास में कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में करंट का कर्व ये आ रहा है और EMF साइन कर्व के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि करंट अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू EMF के बाद में गेन करती है। तो t इक्वल टू 0 पर EMF अपनी टाइम t/4 पर EMF अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पहले अचीव कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर EMF π/2 फेज से लीड कर रहा है, या करंट π/2 फेज पीछे है। तो हम करंट को यहाँ पर I0 sin ओमेगा t -π/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फेज डिफरेंस φv -φi किया जाएगा। तो φv ओमेगा t है, φi हमारे पास में ये रहा, तो फेज डिफरेंस हमारे पास π/2 आया। अब पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर cos φ 0 हो गया, इसका मतलब एवरेज पावर 0 है। अगेन जैसा कि कैपेसिटिव सर्किट में था उसमें भी करंट फ्लो हो रही है, लेकिन एवरेज पावर 0 है। यहाँ प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एवरेज पावर 0 है। तो ऐसी करंट जो सर्किट में फ्लो हो लेकिन पावर कंजप्शन ना हो, उस करंट को वॉट लेस करंट कहा जाता है। इम्पीडेंस V0/I0 और फेज डिफरेंस था। तो हमारे पास में V/I फेज डिफरेंस लिया, V की जगह पर E0 और I0 की जगह पर क्या था, I0 की जगह पर हमारे पास में E0/L ओमेगा था। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास में इम्पीडेंस आ गया L ओमेगा और फेज डिफरेंस π/2। अब इस L ओमेगा को हम नया नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है और एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा और वो लीनियरली वेरी करता है। फ्रीक्वेंसी 0 मतलब डीसी सर्किट की बात करें तो इंडक्टर डीसी सर्किट को कोई अपोजिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हमें यहाँ पे मालूम है कि t=0 पर करंट ईएमएफ से π/2 फेज पीछे रहती है। ठीक है, अब हम इसी सर्किट के लिए इंस्टेंटेनियस पावर देखना चाहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर E × I, E की वैल्यू तो E0 sin ओमेगा टी है और I की वैल्यू -I0 cos ओमेगा टी है। तो ये हमने इसको इस तरह से लिखा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवीजन तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी हमारे पास में sin 2 ओमेगा टी रहता है। तो ये आपके पास में इंस्टेंटेनियस पावर कुछ इस तरह की आई। अब अगर हम इसका कर्व देखेंगे तो इस इंस्टेंटेनियस पावर का कर्व हमारे पास में साइन कर्व के हिसाब से आएगा जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अब हम एवरेज पावर की बात करें तो इस इंस्टेंटेनियस पावर से हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब जानते हैं हम कि sin 2 ओमेगा टी का 0 से t के लिए इंटीग्रल 0 होता है, तो हमारे यहाँ पर एवरेज पावर 0 आती है। ठीक है, अब इसी में ये एक छोटा सा सवाल है कि हमारे पास में एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 50 हर्ट्ज है और उसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे लगाया गया। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL निकालना है। तो XL जो होता है वो इस तरह से लिया जाएगा, L की जगह L और ओमेगा की जगह 2πf, और F हमारे पास में 50 हर्ट्ज है और L 50 माइक्रो हेनरी। तो सारी वैल्यू लगा के हम आंसर ला सकते हैं। डीसी सर्किट में वो कोई रिएक्टेंस नहीं देता, हमें ध्यान है। और अब हम XL और ओमेगा का ग्राफ बनाएंगे तो XL = L ओमेगा है। तो कांस्टेंट L की वैल्यू कांस्टेंट है और तब इनका ग्राफ y = mx + c के हिसाब से स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप tan थीटा मतलब XL/ओमेगा इंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज LC R सर्किट कंप्लीट करेंगे। राधे राधे बच्चों।